नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं दुबई धड़क शो। आज शो में हम बात करेंगे, सबसे पहले लोकसभा का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। पार्टीज लगातार चुनाव प्रचार में जुट गई है। लगातार विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है और वोटों को लेकर विपक्ष कोशिश कर रहा है किसी तरह जनता को लुभाने के लिए क्या करे। आज बात करेंगे उन तमाम पॉइंट्स जिसमें विपक्ष की टेंशन बढ़ सकती है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, एक और बड़ी खबर जहां राजस्थान सरकार की तरफ से 2 बच्चों के नियम पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी देने से मनाही गैर भेदभावपूर्ण है। क्या है ये फैसला, पूरी खबर क्या है, बात करेंगे इस पर और जानेंगे क्या असर पड़ेगा इस फैसले से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तो देखिए, सबसे पहली खबर, आगामी लोकसभा चुनाव के महासमर में हर सियासी दल अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत से जुटा है। सभी की अपनी रणनीति और प्लानिंग्स है। बीजेपी 370 सीटों का टीका लगाने की टारगेट और एनडीए को 400 सीट के पार के रिकॉर्ड जीत पर ले जाने का लक्ष्य है। बीजेपी ने इसे हासिल करने के लिए जो दांव पर दांव चले हैं, इसे सियासी शतरंज में शहमात कहा जाता है। और यह भी कहा जा रहा है, साम दाम दंड और भेद के साथ बीजेपी राम मंदिर की लहर की नाव पर सवार होकर जीत की हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है। तो वहीं इधर बीजेपी के राम बाण से लगता है कि इंडिया गठबंधन को ये तीर अंदर तक भेजने वाला है। इस बीच 24 के रण में बीजेपी अपने दांव के दम पर निरंतर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस और उसके कर्णधार बीजेपी में कमल खिलाने का प्रण लेकर हाथ को रसताल में ले जाने में लगे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको बताते हैं। लोकसभा का महासमर, कौन कितना तैयार। बीजेपी की दांव पर दांव, शहमात का खेला। राम मंदिर लहर, बीजेपी विपक्ष को क्या मिला। मोदी की गारंटी पर विकास और भरोसा। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को क्या मिला। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव का रण जीतने के लिए कई दांव चले हैं और आगे भी बीजेपी के तरकश से कई और तीर भी निकलने वाले हैं। पहले बिहार में नीतीश कुमार को साधा और वहां नई सरकार बनवाई और नीतीश बाबू को ताज भी पहना दिया। मकसद साफ रहा, लोकसभा चुनाव में बिहार में भारी जीत की। इस तरह की एक और कोशिश में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। देश राममय हो गया। राम नाम की लहर के बाद अब कहा जा रहा है भाजपा को इससे फायदा हो रहा है और कांग्रेस जस की तस स्थिति में रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी 370 सीट और एनडीए को 400 सीट के पार का रिकॉर्ड जीतने के लिए हर तरह के दांव चल रही है। साथ ही बीजेपी का टारगेट वोट शेयर को भी 50% पाना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन अभी तक बीजेपी के जो दांव सामने आए हैं उसे लेकर कहा जा रहा है, आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को आसानी से पिछली बार से भी ज्यादा 377 सीटें मिल सकती हैं। वैसे बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने कुछ बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन उसका असर नतीजों पर होता नहीं दिखाई दे रहा। खास बात यह है कि राहुल की यात्रा के बावजूद कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। अयोध्या में बने राम मंदिर की लहर हो या छोटे दलों को साथ खींचने की बीजेपी की रणनीति, वो इसमें सफल होती दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि वो क्या बड़ी बातें हैं जो 24 के रण में विपक्ष की टेंशन बढ़ा सकती हैं। भाजपा इस बार 400 पार का नारा लगाती है तो इसे विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस भी कह देता है। संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने खुद भी दावा किया है। रैलियों में मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखते हैं। चुनावी रणनीतिकार कहते हैं कि ये भाजपा की मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि लोग ऐसा सोचें, विपक्ष को उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों से मिलकर इंडिया गठबंधन खड़ा किया, लेकिन ये सवाल विपक्ष की हालत से चिंतित हर शख्स पूछ रहा है कि पिछली बार यूपीए गठबंधन ने 90 सीटें जीती थी,
लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ छोड़ने और कई सहयोगियों की दूरी बनाने के कारण ये गठबंधन 94 सीटों पर सिमट सकता है। वोट शेयर भी लगभग 26-27% के आसपास रहेगा। हाँ, अगर कांग्रेस यही गठबंधन 2-3 साल पहले बनाती तो ज्यादा बेहतर होता। चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सीट शेयरिंग का समझौता दिखाता है कि एनडीए के मुकाबले विपक्षी गठबंधन कितना पीछे है। इधर आपको याद होगा, नीतीश कुमार 1 साल पहले एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए सबसे पहले सक्रिय हुए थे, लेकिन जनता में एक बड़ा मैसेज देने के लिए भाजपा ने उन्हें ही अपने पाले में खींच लिया। इसके साथ ही राम मंदिर का कितना असर आम चुनाव में पड़ेगा, ये भी खास रहेगा। वैसे तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर यूपी में दिख सकता है। कहा जा रहा है एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस के साथ आने के बावजूद इस गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलने के आसार हैं और बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। इस अनुमान से साफ है कि यूपी में मोदी योगी की जोड़ी का न सिर्फ जलवा बरकरार है, बल्कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मंदिर में पधारे रामलला के दर्शन करने जा रहे लोग बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। बीजेपी ये मैसेज पहुंचाने में भी कामयाब रही है कि वो सनातन के साथ है और इसके साथ ही चुनाव से पहले राहुल की यात्रा और सपा की साइकिल भी पंक्चर होती दिखाई दे रही है। 1 साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे, तो उनकी छवि काफी बदली थी। इस बार वो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। जीप के ऊपर बैठकर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं। जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो रही है। कांग्रेस के बयानवीरों से होने वाली मुसीबत हो या करीबियों का भाजपा में शामिल होना, मुख्य विपक्षी दल के वोट बेस में कोई इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा। बहरहाल भले ही राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए मुंबई की ओर जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में भी भगवा दल को जबरदस्त बढ़त मिलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब क्योंकि कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को, तो जो पार्टीज है सब अपनी अपनी कोशिशें कर रही है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। अब बात करें अगर भाजपा की, तो 2024 चुनाव के मद्देनजर कई दांव चले हैं। बिहार में नीतीश कुमार को साधा, चुनाव से 3 महीने पहले अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ। इधर एक निजी चैनल के ओपिनियन के अनुसार कहा जा रहा है इससे भाजपा को फायदा हो रहा है और पार्टी ने देश को 3 सेक्टर यानी कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में बांटा है। बूथों की माइक्रो मैनेज करने की रणनीति पर अमल होगा। साथ ही मिशन 370 पूरा करने के लिए बीजेपी का पूरा फोकस अब उम्मीदवारों के चयन पर है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची इसी हफ्ते जारी हो सकती है और इसमें करीब 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। बीजेपी के लगभग 100 उम्मीदवारों की पहली सूची 1 या 2 मार्च को जारी होने की संभावना है। अब देखिए, चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों पर विचार किया जा सकता है जहां 2019 में बीजेपी हार गई थी, जिन्हें हालिया चुनाव के जरिए राज्यसभा नहीं भेजा जा सका। उनकी लोकसभा में उम्मीदवार पर भी मंथन हो सकता है। ये जानना बेहद जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2024 क्या है बीजेपी का टारगेट। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में कम से कम 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। अब बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वे 2024 में 2019 के आंकड़े से कहीं आगे निकल जाएंगे। आत्मविश्वास का अंदाज इस बात से लगाए कि पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को तीसरे टर्म के पहले ही 100 दिनों का खाका तैयार करने को कह दिया है। अब पीएम मोदी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को भी लोकसभा चुनाव 2024 में 400 प्लस सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। अब देखिए, बीजेपी सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है और यही वजह है कि पार्टी ने हाल ही के दिनों में कई दलों को एनडीए के कुनबे से जोड़ा है। बीजेपी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत से बड़ी जीत दर्ज करे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने 49.10% वोट हासिल करते हुए 414 सीटें जीती थी
और बीजेपी सीटों के उस आंकड़े के साथ साथ वोट शेयर में भी कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। अब देखिए 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 37.36% वोट मिले थे। बीजेपी संगठन को ताकतवर बनाकर सभी जातियों और धर्मों के लोगों तक पैठ भी बना लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों की माने तो हर सूत्र में कई योजना उससे धरातल तक उतारने के लिए संगठन की तैयारी भी पूरी है। बीजेपी का अपना अलग एजेंडा है जिस पर चुनाव वो लड़ रही है। क्या सूत्र एजेंडा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला, नई चुनौती, नई ताकत। अपने सूत्र के जरिए पार्टी संगठन में बदलाव करेगी और अनुभवी और युवा चेहरे को आगे लाएगी। दूसरी, योग्यता भी निष्ठा भी। इसके जरिए पार्टी पुराने योग्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देगी जो इसी कारण में अभी दिखाई नहीं देते या पार्टी में हाशिए पर है। और इतना ही नहीं, पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ेगी। तीसरी, विकास भी विरासत भी। सूत्र के जरिए देखिए पार्टी के विकासवादी एजेंडे के साथ साथ मंदिरों के विस्तार और सनातन संस्कृति को मजबूत करने की प्रतिज्ञा दोहराएगी। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, विद्यावासिनी कॉरिडोर, महाकाल मंदिर कॉरिडोर, महत्वपूर्ण धामों में हुए विस्तार का भी हवाला देगी। चौथा बड़ा टारगेट, संगठन और सामाजिक समन्वय। इस सूत्र के जरिए संगठन में भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को दुरुस्त करेगी ताकि अब तक लगने वाले ब्राह्मण, बनिया और शहरी क्षेत्र की पार्टी होने का आरोप ना लगे। पांचवा बड़ा एजेंडा, टेक्नोलॉजी भी और निष्ठावान टीम भी। प्रचार अभियान में आधुनिक तकनीकी का उद्योग ही, लेकिन निष्ठावान टीम भी उसके लिए हो। कमान कार्यकर्ता के हाथों में ही हो। गौरतलब है कि अभी तक पार्टी बाहर से प्रोफेशनल लोगों को इस काम के लिए लेती रही है। छठा बड़ा टारगेट, सरकार की उपलब्धि और तुलना भी। इसके तहत देखिए पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ मोदी सरकार और प्रदेशों की बीजेपी सरकारों के कामकाज का ही प्रचार नहीं करेगी, बल्कि पहले ही सरकारों से तुलना करते हुए उनकी गलतियों को भी लोगों के सामने रखेगी। सातवां बड़ा एजेंडा, सामाजिक विस्तार, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान। पार्टी का सभी जातियों में जनाधार बढ़े और वो आगे भी रहे और इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेगी और खास जाति में उसी जाति के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम की जिम्मेदारी सौंपेगी। हर लोकसभा क्षेत्र में 10,000 दलित परिवार को जोड़ना पहला लक्ष्य रखा गया है। आठवां बड़ा टारगेट, भेदभाव नहीं करेगी, उसमें संतुलन रखेगी। इसके तहत टिकट का बंटवारा हो या फिर प्रचार अभियान में नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली जिम्मेदारी क्षेत्र, भाषा, जाति और धर्म में भेद नहीं करने की रणनीति है और इसी के जरिए पार्टी पसमानदा मुसलमानों तक पैठ बढ़ाने की अलग अलग योजना तैयार कर रही है। नौवां बड़ा टारगेट, शोर नहीं, सहज संपर्क। चुनाव के दौरान बड़ी रैली, जनसभाओं से अलग अलग पार्टियों ने यात्रा पर चर्चा की योजना तैयार की है। ट्रेन हो, बस हो, पार्क में, मॉल में, नुक्कड़ जगहों पर, सभी जगह छोटे बड़े सभी नेताओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 10वां बड़ा टारगेट, संपर्क अभियान, सांसद कार्यकर्ता सब समान। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनसंपर्क अब सिर्फ स्थानीय छोटे कार्यकर्ताओं की ही है और जिम्मेदारी नहीं रहेगी, सभी को मैदान में उतारा जाएगा। वहीं 11वां बड़ा टारगेट, जन जन संपर्क नहीं बल्कि जन जन से संबंध। जन संपर्क अभियान के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है और इसमें संघ का सहयोग भी मिलेगा। पार्टी की योजना है कि सिर्फ वोट की मांग नहीं करना है, उन्हें पार्टी से जोड़ना भी है। संपर्क के बजाय हमेशा के लिए संबंध बन सके और इसमें सबसे अधिक कार्यकर्ता लगाए जाएंगे। और 12वां, कमजोर क्षेत्र को मजबूत टीम पहुंचानी है। 2019 में जिन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कमजोर रही, सीट नहीं निकल सकी, उसके लिए खास टीम तैयार की जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पार्टी ने इस पर काम मार्च 2020 में शुरू कर दिया था ताकि वर्तमान सीटों में नुकसान है तो उसकी भरपाई हो सके। थोड़ी बात यहाँ हिंदी भाषा राज्यों की करें तो बीजेपी का जो दबदबा कहाँ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दक्षिण में बीजेपी का क्या होगा, बड़ा सवाल है। चुनाव में हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों में बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। पार्टी ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की सभी लोकसभा सीटें जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी सिर्फ एक सीट से हारी और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2।
बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ एक सीट पर हार का है सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 80 में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी को उस आंकड़े में और इजाफे की उम्मीद है। अब दक्षिण में बीजेपी की स्थिति डावाडोल है, मगर कर्नाटक की स्थिति अलग है। यहां 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। राज्य की इकलौती निर्दलीय सांसद ने लोकसभा में मोदी सरकार को समर्थन दिया था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी गत हुई और इसके बावजूद जेडीएस से हाथ मिलाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में दबदबा बनाए रखने की आस लगाए है। देखिए, बीजेपी नेताओं के अनुसार पार्टी ओडिशा और तेलंगाना में भी सीटें बढ़ाएगी। बीजेपी गठबंधन पर जोर दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें और केरल की बात करें जैसे राज्यों में गठबंधन के लिए हाथ पांव इसलिए मारे जा रहे हैं ताकि अगर बीजेपी सीटें न जीत पाए तो भी गठबंधन के दम पर वोट पाले। अब हाल ही में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव का रोड मैप दिखाया गया। पार्टी राज्य, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर बैठकें करेगी और बात आगे पहुंचाएगी, यानी कि लोगों तक। पार्टी को लगता है कि आक्रामक हिंदुत्व से उससे उत्तर भारत में तो फायदा हो सकता है, लेकिन दक्षिण में मुश्किल पड़ सकती है। वहां पर बीजेपी ने पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की सोची है। अब वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जस की तस स्थिति में रह गई है। क्या कारण है कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही? 5 पॉइंट्स आपको बताते हैं। पहला, मोदी की गारंटी पर भरोसा है लोगों को, इसलिए कांग्रेस की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। जब भाजपा इस बार 400 पार का नारा उछालती है तो उसे विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस भी कह देता है। संसद में खड़े होकर पीएम मोदी खुद ये दावा कर देते हैं। रैलियों में वह बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखते सुनाए जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ये कहते हैं कि यह भाषण की मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। वह चाहते हैं कि लोग ऐसा सोचें। विपक्ष को उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसके जरिए भाजपा हार जीत के गेम को 400 मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस दिशा में शिफ्ट करना चाहती है। अब उसका ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत सारे ओपिनियन पोल्स में देखा गया। पीएम मोदी ने कई दफा कहा कि जब सबसे उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी काम आती है। दूसरा बड़ा पॉइंट, इंडिया गठबंधन बनाने से कांग्रेस को क्या मिला? यह सवाल विपक्ष की हालत से चिंतित हर शख्स पूछ सकता है। पिछली बार यूपीए गठबंधन ने 90 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ छोड़ने और कई सहयोगियों के दूरी बनाने के कारण यह गठबंधन 94 सीटों पर सिमट सकता है। अब वोट भी लगभग 26-27% के आसपास ही रहेगा। चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सीट शेयरिंग का समझौता दिखावा कहीं ना कहीं एनडीए के मुकाबले विपक्षी गठबंधन कितना पीछे है। आलम यह है कि सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर समझौता फरवरी के आखिर में हो सकता है। दरअसल चिंता इस बात की है कि चुनाव से ठीक पहले सीट शेयरिंग होने से एक दल का वोट बैंक सहयोगी दल को पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाता है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार 1 साल पहले एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए सबसे पहले सक्रिय हुए थे, लेकिन जनता में एक बड़ा मैसेज देने के लिए भाजपा ने उन्हें ही अपने पाले में खींच लिया। बताया गया है कि नीतीश कुमार संयोजक पद न दिए जाने से नाराज थे और एक वजह सीट समझौते में हुई देरी भी थी। साफ है कि कांग्रेस ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन भाजपा को चुनौती देने के लिहाज से उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। बस शहर शहर मीटिंग ही चली। तीसरा बड़ा पॉइंट, राम मंदिर का कितना असर? वैसे तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स की अगर बात करें तो यूपी में होता दिख रहा है। जी हाँ, एनडीए को 80 में से 78 सीट मिल सकती है। सपा कांग्रेस के साथ आने के बावजूद इस गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलने के आसार है। बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। इस अनुमान से साफ है कि यूपी में मोदी योगी जोड़ी का न सिर्फ जलवा बरकरार है, बल्कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मंदिर में पधारे रामलला के दर्शन करने जा रहे लोग बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज है और यही मैसेज पहुंचाने में भी कामयाब रही है
सनातन के साथ, इस सनातन की जो एक बड़ी मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश की बीजेपी ने, ये बड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है। हाल ही में कांग्रेस गठबंधन के कुछ नेताओं के आए बयान भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चौथा, राहुल की यात्रा और सपा की साइकिल भी पंचर है। एक साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले थे, तो उनकी छवि काफी बदली थी। और इस बार वह न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। जीप के ऊपर बैठकर वह जनता को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, जाति, जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल की माने तो जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही। कांग्रेस के बयान वीरों से होने वाली मुसीबत हो या करीबियों का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होना, मुख्य विपक्षी दल के वोट बैंक में कोई इजाफा होता नहीं दिख रहा है। राहुल नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए मुंबई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पोल में इन इलाकों में भगवा दल को जबरदस्त बढ़त मिली है। यूपी में सपा दूसरा बड़ा दल है और विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में सारी बाजी पलटी दिख रही है। कांग्रेस के साथ 17 से कम से कम नहीं तो 63 का समझौता करने के बावजूद सपा का वोट बैंक कोई कमाल दिखाता नहीं दिख रहा। साफ है कि बीजेपी की ओबीसी को साधने की रणनीति विपक्ष की जाति जनगणना की मांगे कहीं ना कहीं भर रहा है। अब देखिए, बीजेपी ने यूपी के कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा है। भाजपा का मिशन साउथ कितना सफल है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें तो भाजपा को सीटों का फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। पीएम ने भी इस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया है। पीएम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण के मंदिरों में गए थे। हाल ही में उनका केरल और तमिलनाडु का दौरा हुआ। चुनाव से पहले राज्य के बड़े दलों के साथ अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ सकता है। अब इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जुड़ गए लाइव, उनसे बात करेंगे। लाल सिंह, सबसे पहले क्योंकि मैंने अभी बात यहाँ पर साउथ की तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण को लुभाने की कोशिश करें, और वहाँ जाकर उन्होंने मंदिरों का भी उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं की सौगातें भी दी। क्या लगता है कि इस बार ग्राफ थोड़ा बढ़ सकता है? देखिए सोनल, जो लक्ष्य तय किया है पार्टी ने, उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो आपको जो अपना पुराना गढ़ है, यानी कि मजबूत गढ़ है, वो तो मजबूत रखना ही है। साथ ही में आपको दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर आप 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दक्षिण में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है नहीं, लिहाजा इसके लिए एक विशेष रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। विशेष रणनीति क्या? एक और तो कोशिश है कि जो सनातन की लहर इस समय पूरे देश में चल रही है, उस लहर का असर दक्षिण में भी देखने को मिले। क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोनल पूरे देश का सिनेरियो बदल गया है और एक विश्वास और मजबूत हुआ है भाजपा के साथ। आज जो सनातन में विश्वास करने वाले हैं या जो राम मंदिर से जुड़े लोग हैं, जो 500 साल का संघर्ष जिन्होंने पढ़ा है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष को देखा है, उन लोगों को लगा है कि एक सपना पूरा हुआ है। और आप देखिए किस तरह की भावनात्मक अपील रामलला के दौरान जब पीएम मोदी का भाषण हुआ था, आपने सुना होगा सोनल, कि ये नए युग का सूत्रपात है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मोदी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कि यानी कि अब और नई सियासत होने वाली है देश में, ये नए युग का सूत्रपात है। इस अर्थ में हमको समझना होगा कि मोदी ने साफ संदेश दिया है कि अब आने वाले समय में सनातन की जो लहर है वो पार्टी को और फायदा पहुंचाएगी। अब चूंकि दक्षिण की बात हम कर लेते हैं सोनल, तो दक्षिण में बीजेपी का ग्राफ बहुत ज़्यादा मजबूत है नहीं। उसके लिए एक विशेष रणनीति क्या बनाई है पार्टी ने कि वहाँ चूंकि दक्षिण की सियासत को हम देखें तो स्टार पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा है। जो फिल्मी स्टार हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया गया है। ऐसे में ऐसे कई कलाकारों के साथ में पार्टी संपर्क में है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई कलाकार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिनका अच्छा जनाधार है, अच्छी उनकी फैंस फॉलोइंग है। लेकिन इसके साथ साथ ही पार्टी का मकसद ये भी है, आपने देखा होगा जब मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनको एक अनुष्ठान के लिए कहा गया था, 11 दिन का उनको व्रत रखना था, तो उन्होंने दक्षिण के मंदिरों में गए। वो दक्षिण को मंदिर दर्शन किए, अनुष्ठान पूरा किया, पूरे विधि विधान से, हर मंदिर की जो परंपरा है उस पूरे विधि विधान से उन्होंने अनुष्ठान को पूरा किया। वजह क्या थी कि कैसे कनेक्टिविटी की जाए, सनातन की जो लहर है वो दक्षिण में कैसे असर दिखाए, ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, लगातार पार्टी की कोशिश ये है कि जो उत्तर और दक्षिण का जो नारा दिया जाता है वो ना देकर एकता की बात की जाए, भारत एक है इस बात पर जोर दिया जाए
और यही बात है, लगातार पीएम मोदी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके पीछे मकसद है कि उत्तर और दक्षिण का जो भेद है, वो जो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, खासकर भाजपा को, वो ना पहुंचाए। इसलिए राष्ट्रवाद पर विशेष फोकस किया जा रहा है, हिंदुत्व पर विशेष फोकस किया जा रहा है, सनातन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और मैं सोनल आपको सुन रहा था, आप दर्शकों जो रूबरू थे, आप कह रहे थे कि ये भी कोशिश की जा रही है कि अभी जो विकास है उस यात्रा को तो बताना ही है, हमें तुलना भी करनी है। बिल्कुल, कि किस तरह अन्य जो सरकार रही उसकी तुलना में बेटर किया है। सरकार तुलना करती है, विकास की बात होती है तो गिनाती है किस तरह सरकार ने जीडीपी को बढ़ाया, किस तरह आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। सरकार बताती है आपको कि पहले हम जो हथियार थे वो आयात करते थे, यानी कि हमारी बुलेट तक हमें आयात करनी पड़ती थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज हम निर्यात कर रहे हैं। हमारे हथियार आज विदेशी डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए तेजस के लिए तो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कतार में खड़े हुए हैं। ये बात बताती है सरकार। ये भी बताती है कि एक ज़माना था जब कोई महामारी देश में पैदा हो जाती थी तो 10-10 साल लग जाते थे उसका टीका बनने में, लेकिन ये बताती है सरकार कि हमने कोरोना में ना केवल लड़ाई लड़ी, टीका बनाया, बल्कि दुनिया के और देशों को टीका दिया भी। लाल सिंह, बिल्कुल ये देखने को भी मिला है, लोगों में एक भरोसा है, क्योंकि अभी जब मोदी की गारंटी की यहाँ बात करी तो लोगों को ये भरोसा है। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि जब बाकी लोगों की गारंटी खत्म हो जाती है तब पीएम मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये तो साफ तौर पर देखा गया। लेकिन वहीं देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित होने के आसार है, क्या लगता है कि कब तक पहली बात तो लिस्ट आ जाए? क्योंकि आज कोर कमेटी की बैठक थी, आप वहीं थे, क्या कुछ जानकारी अभी उसको लेकर? देखिए, अभी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर होने वाली है। उससे पहले पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच मीटिंग हुई है पीएम के आवास पर। उसके बाद तीनों नेता पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय, वहां पर कोर कमेटी मीटिंग होगी, चुनाव समिति की मीटिंग, और उसमें करीब ये माना जा रहा है कि 100 से 125 सीटों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ सोनल कि क्या वो सूची आज आ जाएगी बाहर या कल आ जाएगी, ये पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन हाँ, ये तय है कि 100 से 125 सीटों पर पूरी तरह से मोहर लग जाएगी कि इस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। अब पार्टी क्या रणनीति बना रही है? पार्टी ने जैसा कि तय किया है कि लक्ष्य तय किया है कि 1984 में जो वोट बैंक था कांग्रेस का, उस 49 पॉइंट समथिंग, उसको कैसे बढ़ाया जाए, 414 के टारगेट को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उसको उनको तोड़ना है। बीजेपी का विश्वास है और पीएम मोदी के नेतृत्व में रहते हुए पार्टी का कार्यकर्ता भी इस पर भरोसा करता है कि हाँ, हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार पीएम मोदी का आह्वान करना। 370 के पीछे, जैसे मैं लगातार सोनल कहता हूँ, इसके पीछे एक बड़ी वजह है भावनात्मक अपील, क्योंकि अब फिलहाल कोई सहानुभूति की लहर तो है नहीं देश में। अब तो केवल एक करिश्माई नेतृत्व है, आपके पास मोदी है, आपने जो किया है उसका गुणगान आपको करना है, विपक्ष ने जो कमियां रखी हैं उनका आपको बताना है, विश्व पटल पर आपकी किस तरह छवि भारत की बढ़ रही है उसको आपको बताना है। लेकिन भावनात्मक अपील भी बेहद जरूरी होती है कि इस बात का सियासी इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में जब जब भी तख्ता पलट हुआ है वो भावनात्मक मुद्दों पर ही हुआ है। ऐसे में पीएम ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला, क्या कि 370 का नारा दिया। 370 का नारा क्यों दिया? धारा 370 से जोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बलिदान है जिससे आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद को कनेक्ट करता है। और पीएम मोदी की अपील कि अगर हम सही मायनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमको 370 का टारगेट वो पूरा करना होगा, यानी कि आपने भावनात्मक रूप से भी कार्यकर्ता को जोड़ लिया है। ठीक है लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी। 5 पार्टी ने इसे लेकर क्या प्लान तैयार किया है? क्योंकि अभी जब विधानसभा चुनाव में देखा कि महिला की जो वोटों की जो परसेंटेज थी वो काफी ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं इस बार महिला वोटों का कहीं ना कहीं क्रेज ज्यादा देखा गया, तो इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल सोनल, आपने ठीक कहा है। देखिए 3 राज्यों का चुनाव देख लीजिए आप, बीजेपी के पास 3 बड़ी ताकतें फिलहाल। एक महिला सबसे बड़ी ताकत, जो सबसे अधिक, आप देखिए 2014, 2019 और तमाम विधानसभा के चुनावों में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो भाजपा की तरफ बढ़ा है, एक चीज। दूसरा, युवा। 2014 के बाद जो युवा 18 वर्ष का हो रहा है, जिसका वोट देना तय हो रहा है, वो अधिकतर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। चाहे उसकी वजह मोदी का करिश्माई नेतृत्व मान लीजिए या राष्ट्रवाद का एक ज्वार मान लीजिए, वजह जो भी हो सकती है। तो यानी कि नव मतदाता, महिलाओं का रुझान, और सबसे जो बड़ी बात है सोनल, जिसको विपक्षी पार्टी गौर ही नहीं कर पा रही है, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की लगातार बढ़ती हुई पकड़। आप देखिए एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहा जाता था, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था ये तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, ये बीजेपी के लिए कहा जाता था। बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है इन बातों को लेकर। लेकिन अब आप गांव में जाइए,
गांव का मतदाता बीजेपी के लिए अधिक कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है आपको। वो गांव जहां कभी जीप गुजरती थी, धूल उड़ती थी, तो केवल आपको तिरंगा, यानी कि जो 3 रंग का झंडा, तिरंगा नहीं कहूँगा मैं, जो कांग्रेस का झंडा होता है वो नजर आता था, या कांग्रेस की नारेबाजी नजर आती थी। आपको बीजेपी का झंडा लियो एक आदमी गांव में नजर नहीं आता था। ये हालात रहे यहाँ पे देश में। लेकिन आज अगर स्थिति देखते हैं तो तस्वीर बदल चुकी है। आज घरों में जिस तरह सनातन का ध्वज फहरा रहा है, भगवा फहरा रहा है, उसी तरह कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी आपको गांव में नजर आएंगे। तो पार्टी ने कहां जड़ें मजबूत की सोनल, जहां वो सबसे कमजोर मानी जाती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लाल सिंह ये भी देखा गया कि बीजेपी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच जाकर उनसे अपना संबंध बनाया है। जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि संपर्क नहीं संबंध यहाँ पर बनाया गया है बीजेपी ने। अब क्या बैठक में 2014 और 19 में हारी हुई सीटों पर मंथन होगा? क्योंकि इससे पहले जब मैंने बताया कि कहां-कहां सीटें हारी, और कोई रणनीति बनती यहाँ पर दिख रही है ताकि जो हारी हुई सीटों पर किस तरह वो कौन से प्रत्याशी उतारेंगे और साथ ही उसको लेकर क्या रणनीति बन सकती है? देखिए बिल्कुल सोनल, एक पहली रणनीति जो उनकी मजबूत सीट है वो कैसे मजबूत बनी रहें और वहाँ जो जीत का अंतर है कैसे बढ़े, एक पार्टी इस पर काम कर रही है। दूसरा, जहाँ कम अंतर रहा है 2019 में, जो जीत का अंतर कम रहा है, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में बात कर लीजिए चाहे देश के संदर्भ में बात कर लीजिए, पार्टी एक ही नीति बनाती है। तो वो सीटें जहाँ पर जीत का अंतर कम रहा है, उस अंतर को कैसे कम किया जाए, यानी कि वोट का अंतर और कैसे बढ़ाया जाए अपने पक्ष में। एक तीसरा होता है लगभग 60 से अधिक जो सीटें जहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार पार्टी को सहनी पड़ी, बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा, उनके लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। वहीं जो दक्षिण को लेकर, क्योंकि दक्षिण का ये जो इलाका है उनको लेकर अलग रणनीति बनाई जा रही है। अच्छा, अब उन राज्यों की बात कर लीजिए। एक तो जो भाजपा शासित राज्य हैं सोनल, वहाँ पार्टी अलग रणनीति में काम कर रही है, और उन राज्यों में जहाँ पश्चिम बंगाल है, एक संघर्ष है, वहाँ अलग से काम कर रही है। महाराष्ट्र के लिए अलग से रणनीति बनाई जा रही है, बिहार को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर अलग से रणनीति बनाई जा रही है। तो ऐसे में पार्टी ने हर राज्य के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई है कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां डबल इंजन की सरकार किन मुद्दों के साथ जाए, किन विकास की गाथाओं के साथ जाए, और जहां सरकार नहीं है वह विपक्ष की किन कमियों के साथ जाए ताकि उन पर काउंटर कर सके और उसके साथ अपने पक्ष में वोट बैंक को भुना सके। एक लाल सिंह आखिरी सवाल, क्योंकि राजस्थान की भी यहाँ बात कर लेते हैं, क्या लगता है कुछ नाम रिपीट होंगे या फिर से कोई नया प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करती है, ये हमने विधानसभा में भी देखा जब पैराशूट लैंडिंग हुई कुछ बड़े नेताओं की। इस बार क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या हो सकता है? देखिए सोनल, एक बात मैं आपको बता दूँ, चौंकाने वाले नाम तय आएंगे सोनल। उसकी वजह बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि 25 सीटों की बात हो रही है। आप ये देखकर मानकर चलिए कम से कम 15 से 18 सीटों पर नाम बदले जाएंगे। उसकी वजह क्या है? 6 जो सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर 3 पर चुनाव जीत गए और 3 पर चुनाव हार गए। तो माना यह जा रहा है कि 6 की 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे, एक बात। दूसरा, वो करीब जो 7-8 सीटें जहाँ पार्टी कमजोर मानकर चल रही है, तो हो सकता है वहाँ पर इस बार इसलिए प्रयोग करेगी कि कोई कमी प्रत्याशी के लिहाज से ना रह जाए। तो इसलिए एक 7 वो सीटें हो गई जिन पर इन्होंने प्रत्याशी उतारे 6, इसके बाद 7, 6 और 7 13 सीटें तो ये हो गई सोनल। इसके बाद कुछ सीटें पार्टी इसलिए प्रयोग कर सकती है क्योंकि इस बार उनको महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिखाना है, युवाओं को आगे मौका देना है। तो इस नाते से जो एक आंकलन निकल कर आ रहा है, करीब 15 से 18 सीटों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को उतार सकती है। चौंकाने वाली बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि नए चेहरे आपको अधिक नजर आएंगे। चौंकाने वाली बात ये हो सकती है कि इस बार महिलाओं को अधिक टिकट दिया जाए। एक और चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है, अभी जिनको हम बिल्कुल साफ मान रहे हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे बड़े चेहरे हैं, कि इनको टिकट तो मिलना लगभग तय है, तो हो सकता है उनमें से 1-2 के टिकट भी आपको कटते हुए नजर आ जाए। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों को बहुत अच्छे से समझाने का और जानकारी देने का। और देखिए आगे एक और मुख्य खबर बाकी है, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए सच पे धड़क के साथ।